मैजिकल जायंट पोटैटो। राजनपुर नाम के गांव में पंकज और कस्तूरी नाम के पति पत्नी रहा करते थे, जो खेती बाड़ी करके पेट पालन करते थे। गांव के एक तरफ अच्छी खासी जमीन थी, जो पंकज को उसके पुरखों से हिस्से में मिली थी, जिस पर वो आलू की फसल लगाया करता था। पंकज और कस्तूरी के अच्छे व्यवहार के कारण गांव के सभी लोग अच्छे से सहायता करते थे। पंकज दिल का बहुत महान था। अपनी फसल से होने वाली कमाई से वो गांव के दूसरे बासियों की भी मदद किया करता था। उसी गांव में शंकर नाम का एक बदमाश था, जो सभी गांव के बासियों से हर फसल के बाद फिरौती लेता था। फिरौती में वो हर किसान के खेत से ट्रक भर सब्जी और फल उठाकर ले जाता था। गांव में पुलिस का एक नाका था। उस नाके पे शिवा नाम का थानेदार ड्यूटी पे हुआ करता था। एक दिन शंकर का अनाज से भरा ट्रक नाके पे पहुंचा तो वहां खड़े शिवा ने ट्रक ड्राइवर को हाथ से रुकने का इशारा किया। ट्रक ओवरलोड है, चलान कटेगा। चलान काटेगा, वो भी मेरा। तुझे पता है तूने किसका ट्रक रोका है? क्यों बे, बहुत बातें बना रही है। और जेल ले जाकर ड्राइंग रूम की सैर कराऊंगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। सोच ले इंस्पेक्टर, जेल तो अपन का दूसरा घर होवे, चला भी गया तो क्या होवे? क्यों रे ड्राइवर, ड्राइंग रूम का सुनकर तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। वो तू किस मिट्टी का बना हुआ है जो अभी तक दांत निकाल रहा है? तो ट्रक ड्राइवर बोला, शंकर का ट्रक है। और तू तो क्या, तेरा सीएम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शंकर का नाम सुनते ही शिवा की तो जैसे सिट्टी गुम हो गई। माथे से पसीना साफ करते हुए, जा भाई जा, खाली पीली समय बर्बाद कर दिया। शंकर के ट्रक को रोकने की शक्ति मुझ में नहीं। ये सुनकर ट्रक ड्राइवर कहका लगाकर हंसा और ट्रक को स्टार्ट कर ये जा वो जा। एक दिन जब पंकज और कस्तूरी अपने खेत में काम कर रहे थे तो शंकर वहां आ पहुंचा। क्यों रे पंकज, तेरा ये आलू का खेत तो बहुत अच्छा तैयार हो गया। चल शाबाश, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। तुम्हारा कौन सा हिस्सा भाई, ये सब तो मेरी दिन रात की मेहनत है। खाली पीली मेरा दिमाग खराब ना कर। कल मेरा ड्राइवर ट्रक लेकर आएगा, चुपचाप मेरा हिस्सा उसमें लोड करा दे, वरना ना तो तेरा खेत रहेगा और ना तू, समझा क्या? ये कहकर वहां से चला गया। ये सब सुनकर साथ खड़ी कस्तूरी पंकज से बोली, क्या करते हो जी? इस कलमुहे को दे दो जो ये कहता है। इससे पंगा लेना हमारे बस का नहीं। ये सुनकर पंकज दिल बुरा किए चुप सा हो गया। अगले दिन शंकर का ड्राइवर ट्रक लेकर आया तो मजे से ट्रक में आलू की बोरियां रख ट्रक को अच्छे से फुल कर और ये जा वो जा। बेचारे पति पत्नी उतरा हुआ मुंह लिए अपने खेत को देखने लगे। उनकी सारी मेहनत शंकर मजे से ले उड़ा था। पंकज, अब हम क्या करेंगे? इस साल तो बहुत दुविधा में पड़ जाएंगे। अरे बागबान, दिल छोटा ना कर, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। पंकज दिल का साफ था। भगवान को याद करते ही धरती से एक चमत्कारी जायंट पोटैटो तेज रोशनी के साथ प्रकट हुआ, जिसे देखकर पंकज दुविधा में बोला, अरे बाप रे, ये क्या है रे? कहकर थोड़ा घबरा गया। इतने में जायंट पोटैटो में से आवाज आई, डरो नहीं पंकज, मैं यहाँ भगवान की तरफ से खास तुम्हारी समस्या दूर करने के लिए ही आया हूँ। शंकर के कारण जो नुकसान तुम्हारा हुआ उसकी भरपाई करना ही मेरी इच्छा है। ये सुनकर पंकज बोला, महाराज आप तो एक पोटैटो हैं, भला आप हमारी क्या भरपाई करेंगे? मैं कोई साधारण पोटैटो नहीं बच्चे, मैं एक तिलिस्मी जायंट पोटैटो हूँ। तुम पोटैटो से बनी जिस चीज का भी सोचोगे मुझसे पालोगे।
कुछ देर बाद सोचने के। क्या पोटैटो महाराज हमें बने बनाए ताज़ा ताज़ा चिप्स दे सकते हैं? कस्तूरी और पंकज की ये बातें सुन जायंट पोटैटो में से फिर से आवाज आई। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, कहकर जायंट पोटैटो में से ताज़ा ताज़ा चिप्स निकलने लगे। ये देखकर पंकज और कस्तूरी बहुत खुश हुए और जायंट पोटैटो को प्रणाम करने लगे। पंकज और कस्तूरी ने वहां खड़े इन पोटैटो चिप्स को एक बड़ी सी प्लेट में डाला और खाने लगे। गर्मा गर्म खस्ता और फ्रेश चिप्स को खाते ही चले गए। तो खाते खाते पंकज बोला, अरे वाह, ये तो बहुत ही मजे की चिप्स हैं। अरे वाह, भाई वाह, मजा आ गया। गर्मा गर्म खस्ता खस्ता चिप्स खाते ही जैसे पंकज के दिमाग की बत्ती जल उठी। तुरंत बोला, क्यों ना इन चिप्स के पैकेट बनाकर बाजार में बेचकर धन कमाया जाए। उस धन से हम गांव में फैक्ट्री लगाएंगे और गांव के लोगों को अच्छी पगार पे काम पे भी रख लेंगे। तो जायंट पोटैटो में से आवाज आई, तुम्हारी अच्छी सोच के कारण हम बहुत खुश हैं पंकज। हम इस पुण्य के काम में तुम्हारे साथ हैं। बस फिर क्या था, पंकज और कस्तूरी चिप्स को क्रेट में डाल रिक्शा में लोड करवाकर बाजार में बेचने लगे। देखते ही देखते पंकज ने खूब धन कमा लिया और उस धन से गांव में चिप्स फैक्ट्री भी लगा ली और साथ ही साथ फैक्ट्री में गांव वालों को अच्छी पगार पे काम पे भी रख लिया। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। मैजिकल कॉम्ब। चरणपुर नाम के गांव में मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपने टकले होने के कारण पूरे गांव में फेमस था। उसका एक बेटा था नंदू। वो बेचारा भी अपने बाप की तरह टकला था। इसी कारण रोजाना स्कूल में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसके जाते पीछे से आवाजें लगाया करते थे, ओए टकलू, ओए टकलू, टकलू। रोज स्कूल में उसे यही सब सुनना पड़ता था, जिसके कारण वो अक्सर स्कूल के बाहर लगे पेड़ के पास जाकर बहुत रोया करता था। एक दिन नंदू घर आकर अपने पिता से कहा, पिताजी, स्कूल में सब बच्चे टकलू टकलू कहकर बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरा दिल बहुत खराब होता है। नंदू ये कहकर रोने लगा। नंदू की माँ सविता ने प्यार से नंदू के सर पे हाथ रखा और नंदू के पिता से बोली, अरे नंदू के बापू, तुम कुछ क्यों नहीं करते? ये सब तुम्हारे ही कारण है कि आज हमारा बच्चा गंजा है। तो मोहनलाल बोला, क्या कहा? मेरे कारण? हाँ, तुम्हारे कारण। मेरे माँ बाप ने तुम्हारे सुंदर बाल देखकर ही मुझसे शादी करवाई थी। फूटे करम मेरे, वो तो बाद में पता चला कि तुम गंजे हो। अरे भगवान, बस भी कर दो। सारी उम्र बीत गई है सुनते सुनते, अब तो बस कर दो। बेटा नंदू, तुम दिल छोटा मत करो। मेरी तरह तुम भी विग लगा लो, फिर स्कूल में कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। एक दिन नंदू घर में अकेला था, तो बाहर एक साधु बाबा ने आवाज लगाई, कोई है जो भूखे बाबा को खाना खिलाए, कोई है जो इस पेट की आग बुझाए। ये सुनकर नंदू कुछ खाना लेकर बाबा के पास गया। साधु बाबा ने नंदू से खाना लेकर उसे आशीर्वाद दिया और बोला, बेटा नंदू, हमारे पास भी तुम्हारे लिए कुछ खास है, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे बच्चा। ये कहकर उसने नंदू को एक कंगी दी और बोला, बेटा नंदू, ये कोई साधारण कंगी नहीं, ये एक तिलिस्मी कंगी है। ये कंगी सर पे फेरने से तुम्हारे बहुत सुंदर बाल आ जाएंगे और तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। नंदू ने बाबा जी को धन्यवाद किया और बोला, स्वामी जी, आप तो महान हैं, आपको तो सब पता है। हाँ बच्चा, हम सब जानते हैं, हमसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ। ये कहकर बाबा वहां से चला गया। साधु बाबा के जाते ही नंदू तुरंत घर के अंदर लगे शीशे के सामने आ खड़ा हुआ और सर पे कंघी को रगड़ने लगा। तो एकदम से नंदू के सर पे बाल आ गए। ये देखकर नंदू खुशी से घूमने लगा।
आहा, मेरे सर पे बाल आ गए। आहा, अब मैं गंजा नहीं रहा। शाम को जब मोहनलाल और उसकी पत्नी घर आए तो नंदू को देखकर बहुत खुश हुए। नंदू के सर पे बाल देखकर श्वेता बोली, अरे नंदू बेटा, ये क्या, एक ही दिन में तुमने सर पे विग लगा भी ली। नहीं माता जी, ये कोई विग नहीं है, ये तो एकदम असली बाल है। ये बोलकर नंदू ने साधु बाबा वाला सारा माजरा सुना दिया। अगले दिन स्कूल में नंदू के बाल देखकर सब बच्चे आश्चर्य से उसे देखने लगे। फिर सबने नंदू से अपने किए की माफी भी मांगी। नंदू के बालों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी तो गांव के सारे टकले मिलकर गांव के तिवारी मुखिया जी टकले को लेकर नंदू के पास आए। तो मुखिया जी बोले, बेटा नंदू, हम सबकी समस्या का हल तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो हमारे टकलेपन भी दूर हो सकते हैं। कृपया करके हमारे सर पे अपनी तिलिस्मी कंघी से बाल उगा दो, बदले में जो चाहो मांग लो। ये सुनकर नंदू बोला, तिवारी जी, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है। हमारे गांव में कोई स्विमिंग पूल नहीं है। मैं चाहता हूं आप हम सब बच्चों के लिए एक स्विमिंग पूल बनवा दें, जहां हम सब बच्चे मजे से खेला करें। ठीक है नंदू बेटा, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब कृपया करके हमारे सर पे बाल उगा दो। तो नंदू ने बारी बारी आए लोगों के सर पे कंघी को रगड़ा तो सभी के सर पे बाल आ गए। कुछ ही दिन में मुखिया जी ने अपना वादा पूरा कर दिया और गांव में एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल बनवा दिया। अब सभी बच्चे मज़े से स्विमिंग पूल में खेलने लगे और नंदू के पक्के दोस्त बन गए।